नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अपने इंडस्ट्रियल लॉ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ये जो इंडस्ट्रियल लॉ के जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो कभी मतलब लगभग सभी एक्ट में सेम है, जैसे पेनाल्टी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील करने का तरीका या अपॉइंटमेंट कैसे होगा ट्रिब्यूनल में। तो वो थोड़ा सा ना मेमोराइज करने वाला पार्ट रह जाता है, समझने वाला नहीं रहता है। हमने ऑलमोस्ट जो इस वाले पीएफ एक्ट में जो समझने वाला था वो कर लिया है कि सर ये कब एप्लीकेबल है, किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, क्या करना होता है, कितना कंट्रीब्यूशन करना होता है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर नहीं करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, है ना। ये किन के लिए है, एम्प्लॉयर्स ही क्यों इसमें गलत करता है, क्योंकि ये सारे एम्प्लॉय के फेवर में है तो एम्प्लॉयर ही गलत करने वाला बंदा रहेगा। सरकार का क्या रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है इसमें। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉय के फेवर में चीजें बने, एम्प्लॉय को नुकसान ना हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट का वही है। तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको लगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करना, अदरवाइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने ये सोचा है कि मैं देखूंगा 10 ईयर में किस तरीके से ये इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनका मैं आपको जवाब भी या सॉल्यूशन भी दूं, ताकि इजी रहे आपके लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो नो टेंशन, करते हैं आराम से। ऑथराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। देखो अभी तक क्या था कि जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। ठीक है, लेकिन अब पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयर होंगे वो खुद भी प्रोविडेंट फंड का अकाउंट मेंटेन करेंगे। अभी मेरा जो एक भाई है वो एक आईटी कंपनी में काम करता है, वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, सारे लीगल कंप्लायंसेस करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने भी अपना ही एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बना रखा है, सब एम्प्लॉय से काट के पैसे उसमें जमा करते हैं और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी करता है। ठीक है, तो ये ऐसे उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो अच्छे हैं, और कुछ प्रेस्टीज वाले लोग जो या ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जिस कंपनीज में, तो देखते हैं जिस मेजोरिटी जो एम्प्लॉय है मेजोरिटी, उनका जो रिलेशन है एस्टेब्लिशमेंट कंपनी के एम्प्लॉइंग 100 और मोर पर्सन, मतलब जिसमें 100 या उससे ज्यादा पर्सन काम करते हैं। ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मैं अपना प्रोविडेंट फंड खुद ही बनाऊंगा, खुद ही क्रिएट करूंगा। नो ऑथराइजेशन शैल बी मेड एक्सेप्शन इफ एम्प्लॉयर सच हैड कमिटेड एनी डिफॉल्ट। देखो बेईमान लोगों के लिए नहीं है, या पता चले तुम्हें अलाउ कर दिया और उसके बाद फिर तुम फ्रॉड कर रहे हो, एम्प्लॉय का पैसा तुम खा रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि जिस कंपनी में 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसने कभी फ्रॉड कमिट नहीं किया, वो अप्लाई कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया मैं प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुद ही मेंटेन करूंगा। ठीक है, वो मेंटेन कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉयर है, जो इस्टेब्लिशमेंट, सच इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, वो कंपनी की बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी, वो अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो रिटर्न फाइल करेंगे, वो डिपॉजिट करेंगे कंट्रीब्यूशन उसी सब मैनर में जैसा कि इस स्कीम में बताया गया है, ये नहीं कुछ अलग तरीके से करेंगे। फिर ये जो ऑथराइजेशन है वो कैंसिल भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अगर एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाएगा, मतलब कंप्लाई नहीं करेगा टर्म्स एंड कंडीशन की, जो भी जिस बेस पे उसको ऑथराइजेशन ये मिली है कि तुम अपना अकाउंट मेंटेन कर लो अपने पास, अगर वो बंदा ऑथराइजेशन मतलब अच्छे से नहीं करेगा फॉलो जो भी रूल बताए गए, तो उससे वो कैंसिल कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे भैया भरोसा नहीं है तुम पे, तुम लोगों के पैसे मार लोगे। ठीक है ना। अब सेक्शन 17 पावर टू एग्जाम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ये नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गैजेट में कि भैया ऐसा है, मैं ये जो कुछ ऐसी स्कीम्स जो दे रहा हूँ जिसमें आपको एग्जामेशन मिल सकती है। तो कुछ भी इनको लाना होगा ना, नोटिफिकेशन एग्जामेशन, ये सब ऑफिशियल गैजेट में ही पब्लिश करेंगे। और जनरली ऑफिशियल गैजेट आप देखोगे अच्छे अच्छे अखबार में, न्यूज़पेपर में छप के आता है, भारत का राजपत्र करके, आप कभी नोटिस करना। ठीक है, तो एनी एस्टेब्लिशमेंट जो भी इस जिस पे ये एक्ट अप्लाई होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जिस पे ये पीएफ एक्ट अप्लाई होता है, अगर ये ओपिनियन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कि भैया इसके लिए जो प्रोविडेंट फंड के जो रूल बनाए गए हैं, वो कंट्रीब्यूशन जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो डिसाइड किया गया है वो नॉट लेस फेवरेबल देन दो स्पेसिफाइड इन, मतलब ये सेक्शन 6 में जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन का रेट रखा गया है,
ठीक है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उतना भी आप दे रहे हो, उतना भी काट रहे हो एम्प्लॉय के सैलरी से पैसा और आप भी डिपॉजिट करा रहे हो, तो इसको लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड बेनिफिट विच इज नॉट लेस फेवरेबल टू द एम्प्लॉय दैट द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट सेम इन रिलेशन एम्प्लॉय इन अदर एस्टेब्लिशमेंट सिमिलर कैरेक्टर। मतलब ये कि आप अगर उतना ही सब कुछ मेंटेन कर रहे हो जितना इस एक्ट में बताया गया मिनिमम कंट्रीब्यूशन, उससे कम करोगे तो उसको लेस फेवरेबल माना जाएगा। तो आप अगर उतना कर रहे हो तो आपको अलाउ कर देंगे कि भाई तुम अपना काम कर सकते हो, अपने लेवल पे अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। कोई भी कंपनी अगर एम्प्लॉय ऐसी कंपनी में काम करती है और एंजॉय कर रही है बेनिफिट्स इन द नेचर ऑफ प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड भी उनका बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो ओपिनियन वो कर सकते हैं कि यार देखो ये तो ऑलरेडी इतना अच्छा अच्छा सब चीज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको हम अपने रूल रेगुलेशन से माफ कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अगर कोई कंपनी इतना अच्छा कर रही है पहले से, तो फिर वो मतलब दे सकती है आगे रिकमेंडेशन। तो एग्जेम्पशन तभी मिलेगी, एग्जेम्पशन मतलब ये कि भैया कम कुछ कानून आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो ये एग्जेम्पशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ही होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगी यार, हाँ यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ भी ऐसा वो नहीं कर रही कि एम्प्लॉय के फेवर में ना हो। हाँ यार ये कंपनी देख रही है पेंशन फंड भी अच्छा है, प्रोविडेंट फंड भी अच्छा है, ग्रेचुटी भी अच्छा है, यार सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ये लोग अपने एम्प्लॉय के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके ऊपर ये एग्जेम्पशन मिल सकती है। वेर एन एग्जेम्पशन हैज बीन ग्रांटेड, अगर एक बार एग्जेम्पशन मिल गई तो फिर क्या होगा, जो 6, 7A, 8 और 8B जो प्रोविजन है अप्लाइड to the employer of the exempted shall be in addition to such other condition as may be specified in notification where such employer contravene or making default in complying said provision or condition any provision shall be punishable। मतलब ये कि अगर आपके ऊपर एग्जामेशन मिल गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये जो सेक्शंस हैं इसके तो अप्लाई होंगे ही होंगे। आपको एग्जामेशन मिल गई अच्छी बात है, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जो आपके ऊपर अप्लाई होंगे, उसमें जो चीजें बातें लिखी गई हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो भैया डिफॉल्ट कर दिया आपने, तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखो पूरे तरीके से किसी को एग्जेम्प्ट कर देंगे और बिल्कुल ही देख रेख छोड़ देंगे किसी भी एम्प्लॉयर को, तो भैया कभी भी वो बंदा बेईमान बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए मान लो कि जब आप बाइक चलाते हो या फिर गाड़ी चलाते हो, सामने जब रेड लाइट आती है तो जरूरी नहीं कि वहां पुलिस वाला खड़ा ही हो तभी आप रुकते हो, नहीं, आप रेड लाइट देख के भी रुक जाते हो यार, है ना। तो क्या रेड लाइट देख के अगर पुलिस वाला नहीं है तो क्या आपके लिए बाकी के नियम एप्लीकेबल नहीं है नियम एप्लीकेबल ना, तभी तो आप रुके हो वहां पे। ऐसे ही है, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं होगी, लेकिन यार कुछ सेक्शंस के तो नियम फॉलो करो ना, पुलिस नहीं है इसका तो ये थोड़ी ना कि तुम रेड लाइट क्रॉस कर दोगे। हम्म, ऐसा नहीं करना है। चलो जी, द एम्प्लॉयर शैल एस्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो एम्प्लॉयर है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगा फॉर द एडमिशन। मतलब ये है कि एम्प्लॉयर अपने ही एंड पे एक ऐसा टीम बना लेगा। कई बार आप देखते नहीं हो कहीं पे कोई मतलब इंसिडेंस हो जाती है तो एसआईटी के गठन की मांग करते हैं, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनको पुलिस पुलिस से ज्यादा भरोसा नहीं रहता, तो ऐसे ही भैया सरकार बोलेगी ऐसा करो, तुम एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाओ, उसमें अच्छे अच्छे बंदे अपॉइंट करो और वो लोग तुम्हारे प्रोविडेंट फंड को देखेंगे कि तुम सारा स्कीम के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना काम। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि स्कीम में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अगर सब इसके अपने ही बंदे होंगे तो फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सारा का सारा इसके फेवर में हो जाएगा। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में एक इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कंस्टिट्यूटेड, उसमें क्या होगा, मेंटेन डिटेल अकाउंट टू शो द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वाले जो लोग होंगे वो डिटेल अकाउंट बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन का, क्रेडिट कितना क्रेडिट हुआ, कितना निकाला गया है, किस एम्प्लॉय ने कितना निकाला है, ये सब। और फिर ये जो रिटर्न है उसका जो डिटेल है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को टाइम टू टाइम पे ये लोग देते रहेंगे। जो इन प्रोविडेंट फंड में जो पैसा है इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। भाई देखो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा यार, वो पैसा अपनी जेब में रखे रहना ऐसे। तो इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो पैसा थोड़ा ज्यादा बनेगा। फिर है ट्रांसफर वेयर नेसेसरी द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉय
जरूरत पड़ी तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट को। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम। कुछ और भी अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की ड्यूटीज हैं जो इस स्कीम में बताई गई, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हो, पूरे तरीके से एक प्रोसीजरल पार्ट है। ये थोड़ा सा याद रखना ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का, कि हाँ भाई किसी एम्प्लॉय का अकाउंट भी ट्रांसफर हो सकता है। जब कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहा है जिसपे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है, जा रहा है जॉब रिजाइन करके, और नई कंपनी में उसको रीअपॉइंटमेंट हो रही है, और जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं है, तो ये जो अमाउंट उसने एक्यूमुलेट किया है ना अभी तक उसके अकाउंट में जो फंड में है, तो वो प्रोविडेंट फंड वाली कंपनी ऐसे अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे, और फिर वो अमाउंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रहेगा। और जब वो री एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो चाहे एम्प्लॉय तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज निकाल ले भाई, है ना। जब एम्प्लॉय ऐसे कंपनी में जा रहा है जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है और ये एम्प्लॉयमेंट उसको मिल भी गई, लेकिन वहाँ पे एक्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब वो जहाँ जाएगा वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी में पीएफ एक्ट अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही जब जहाँ पे पीएफ एक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, तो पीएफ अप्लाई हो रहा है तो वहीं से कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है ना। जहाँ पे उसने लेफ्ट मतलब छोड़ा है वहीं से आगे अपना अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकता है, और नहीं तो फिर अपना पैसा ले सकता है ना। यही सारी चीजें। चलो आगे चलते हैं। नाउ डेलीगेशन ऑफ पावर्स। भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो अपने पावर को किसी और को दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, पावर अथॉरिटी जुरिडिक्शन अलग अलग जुरिडिक्शन के लोगों को दे सकती है। पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, ये जो पावर है सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, वो किसी को भी डेलीगेट किया जा सकता है। बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट ले लेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सच ऑफिसर अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के, ऐसे सबऑर्डिनेट और स्टेट गवर्नमेंट के बंदों को अथॉरिटी दी जा सकती है। जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को, सबऑर्डिनेट को अपना सारा काम डेलीगेट कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है डायरेक्शंस देने की। यार यही लोग तो बताएंगे ना कि भाई क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पावर टू मेक रूल, यार रूल बनाने की पावर किसके पास होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती रहेगी कि भैया इसमें ये चीजें आपको फॉलो करनी है। जनरली जो फॉरगोइंग पावर है, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल फॉलोइंग मैटर्स, मतलब कौन कौन सी चीजें अब हट रही है, कौन कौन सी चीजें नई ऐड ऑन हो रही है। सैलरी अलाउंसेस का मतलब क्या है, कितने टाइम के अंदर ये ट्रिब्यूनल में केसेस फाइल कर सकते हैं, कितना फी देना होगा अपील करने के लिए, ये सब रूल कौन बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगी। क्या है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, कैसे रिकवरी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी, अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं देगा पैसा तो फिर रिकवरी ऑफिसर को भेजा जाएगा ना उसके पास। कौन कौन से रूल बनाए जाएंगे, जो भी रूल है वो एक्ट में कैसे लाना है, पार्लियामेंट में कैसे उसको पास कराएंगे, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि अगर कोई डिफिकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम है कि एक्ट में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, एक्सप्रेस सही से बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो फिर उसको रिमूव कर सकती है अपनी डिफिकल्टीज को, या लोगों की समझ में नहीं आ रही चीजें तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है। जितने भी ऑर्डर दिए जाएंगे वो सब के सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर एक्ट में लाना चाहती है तो पार्लियामेंट में जाके उसको अप्रूव कराएगी। भाई कोई भी चीज है आपने अगर एक्ट में इंसर्ट करना है तो जो अपना लोकसभा है, राज्यसभा, वहां से पास कराओ, प्रेसिडेंट से साइन कराओ, तो ये सारे तरीके आपको करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम बताइए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बताइए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। नाउ डिफाइन द रोल ऑफ इंस्पेक्टर अंडर द ईपीएफ। अब एक बार आप अगर ओवरव्यू लेके रहोगे ना, कि अब ऐसा नहीं यार पहली बार हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है पीएफ एक्ट के बारे में, हमने एक बार भी नाम ही नहीं सुना और सीधे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जब आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होगा, एक दो बार आपने रीड किया होगा, फिर इस वीडियो को सुन लिया होगा, पहली बार हो सकता है आप वीडियो सुनेंगे तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन एक से दो बार करोगे, देखो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लॉ है,
तो अलग अलग चीजें आती ही है, आएंगी ही इसमें। एक दो बार आप सुन भी लोगे यार, 20-20 मिनट की वीडियोज है, वैसे तो पता नहीं हम कितना टाइम इधर उधर बिताते हैं, तो कुछ अपने करियर के लिए भी बिता देते हैं, कुछ अपनी नॉलेज के लिए बिता देते हैं। इंडस्ट्री में मैंने ऐसे बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो बीकॉम एमकॉम करके आते हैं, लेकिन उनको अपने सिलेबस के बारे में भी नहीं पता, और फिर बाद में जब उनको जॉब नहीं मिलती ना, तो ये बोलते हैं यार बीकॉम एमकॉम करके फायदा ही क्या है। भाई बहुत फायदा है बीकॉम एमकॉम करके, क्योंकि इंटरव्यू में ना बीकॉम से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, 11th से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और लोग नहीं जवाब दे पाते भाई। कोई जरूरी थोड़ी ना यार सब प्रोफेशनल डिग्री लेके ही अपने करियर की शुरुआत करेंगे। हम क्यों इतना पेरेंट्स पे अपना बोझ डाल रहे हैं कि भाई हमने बीकॉम कर लिया एमकॉम कर लिया, मुझे ये भी प्रोफेशनल कराओ। भाई ठीक है, बीकॉम एमकॉम कर लिया, अपनी जॉब शुरू करो, करते रहना प्रोफेशनल स्टडी और फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। या फिर चलो मान लो यार जॉब जॉब वॉब की बात छोड़ दें, क्योंकि कई लोग आ जाते हैं ना कि भाई पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि नौकरी, हाँ ठीक है नौकरी करना नहीं है ऑब्जेक्टिव, मान लेते हैं कि अगर बिजनेस ही करना है, कल हो के आप इन सब चीजें कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो करोगे, और ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो यार आपके 2 रुपए बचेंगे बिजनेस में, नहीं तो आपको इन सब चीजों के लिए कंसल्टेंट हायर करना होगा। तो जब हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठीक है यार पेपर निकालने के लिए 2-4 क्वेश्चन ही तो हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस भी देख लेंगे 10 ईयर में, वो एक अलग चीज है। ओवरऑल देखो भैया ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, ये हमेशा दिमाग में रखना। पास तो आप वैसे भी कर जाओगे, बीकॉम में भी कोई फेल होता है क्या। चलो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुझे बहुत दुख होता है यार जब मेरे ही फील्ड के लोग आते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती है, और जब इंडस्ट्री में बात उठती है कि यार बीकॉम एमकॉम वालों को हम क्या करेंगे, बोलो क्यों यार, वो बच्चे ही तो एक्सप्लेन करते हैं ना ऐसा कुछ, बेसिक सवाल का भी जवाब नहीं। अब मान लो अगर आपने पीएफ के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, और इंटरव्यू लेने वालों को पता है कि यार ये सब बीकॉम के सिलेबस में है, और वहां अगर आपसे पूछ ले बताओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जाता है, आपने यार ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो इसमें किसकी गलती है, आपके एजुकेशन की या उस इंटरव्यूअर की। यार आपको तो पढ़ाया गया है सारा आपके सिलेबस में। तो भाई ऐसा है, अभी तक आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर अपनी कुछ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, खुद के भी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है ना, तो अब जो पढ़ रहे हो उसे याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा उसे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको इंडस्ट्री में आपके करियर की शुरुआत मिलेगी। आपको बिलीव नहीं होगा, एक पर्सन ऐसा था जिसने बीटेक किया हुआ था, और उसने मेरे से बोला कि सर मैं किसी भी लाइन में अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ सर इधर उधर जाके। बट यही है, मेरी भी एक लिमिटेशन थी एज ए इंटरव्यूअर, मुझे वही बंदा चाहिए जो बैकग्राउंड जिसका बीकॉम हो एमकॉम हो। तो ये सब करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा यार पेन ले लो। हर चीज तो आप चाहोगे कि बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाए लाइफ में, वो नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री में मैं अगर फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचा हूं तो मैंने बहुत लो लेवल पे भी काम किया है, बहुत ही बेसिक लेवल पे भी काम किया है। हाँ लेकिन मैंने बस इतना ही किया कि जो मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था यार उसको ना अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस में, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस मैंने दूसरों से कुछ अलग करने के लिए बस यही किया कि यार मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं, और जो जो पढ़ा वो मैंने सीखा देखा, और देखते देखते ठीक है अब उस रेस से थोड़े से अलग होने लग जाता हूं, क्योंकि मैनेजर्स तो ज्यादा होते नहीं ना कंपनी में, मैनेजर्स तो वही होंगे जिनके पास नॉलेज होगी ज्यादा, या नॉलेज लेते होंगे या नॉलेज लेने की इच्छा होगी। तो हम यहाँ मैनेजर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कंपनी के लिए नौकरी में मैनेजर बनेंगे, या फिर अपनी कंपनी के लिए अपनी कंपनी का सीईओ बनेंगे, है ना। तो चलो दोस्तों ये वाला एक्ट फिनिश हो गया, ज्यादा ही ज्ञान की बात हो गई। चलो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कर देना कमेंट, कुछ अगर गलत लगा हो तो उसे सुधार लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।